खोला कफस तो उड़ने का परवाज ही नहीं, बुलबुल तेरे नसीब को सयाद क्या करे। पिंजड़ा जब खुला तो बुलबुल को उड़ना आया ही नहीं, ऐसे में भला सयाद भी बुलबुल का मदद कैसे करे। दोस्तों नमस्ते नमस्कार, मैं डीके पटेल आप लोगों के समक्ष आज हाजिर हुआ हूँ एलडीसी का सेट प्रैक्टिस लेकर। और आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 15 दिसंबर तक आपका डेट है एलडीसी के फॉर्म का। आप जल्दी से जल्दी उसको फिलअप कीजिए और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके पास 5 महीने का अभी भी वक्त है। और इन 5 महीनों में आप ऐसे लग जाइए, समझ जाइए कि हमारा एक बस टारगेट अभी है तो एलडीसी का एग्ज़ाम है, क्योंकि आपके सामने एक एलडीसी का एग्ज़ाम है। उसके लिए 5 महीने के लिए आप पूरे तरह से उस पर न्यौछावर हो जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और हमारा सेट प्रैक्टिस आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में आप बताइए, और आपके अनुसार हम ज़रूर आपकी सेवा के लिए तत्पर फिर हाजिर होंगे। तो चलिए आज हम सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे आया हुआ है। एक क्वेश्चन है, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। यहाँ से लिखा हुआ है दा से लेके यहाँ फुल स्टॉप है। अगर इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो आप डी नंबर ऑप्शन को चुन सकते हैं। और अगर लगता है कि इस पार्ट में गलती है तो ए नंबर ऑप्शन होगा, लगता है द डॉग में गलती है तो बी नंबर ऑप्शन होगा, और एंड मेड इट टू यल में अगर लगता है गलती है तो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। अब सवाल है कि किस ऑप्शन में गलती है ये पता करना है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें मिलेगा द नॉइज। नॉइज का मतलब होता है आवाज़, शोरगुल। और इसका वर्ब जो आया है वो आया स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब होता है स्टार्टल्ड का जो मतलब होता है वो होता है चौंका देना, किसी को अचंभित कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। तो आवाज़ जो था कोई शोरगुल था, और वो कोई पार्टिकुलर शोरगुल था क्योंकि आर्टिकल दा लगा हुआ है। कोई पार्टिकुलर शोरगुल जो था, आवाज़ जो था वो चौंका दिया था किसको? द डॉग को, कुत्ता को। कुत्ता को अचंभित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। एंड मेड इट टू येल, और ये इट जो आया है ये कुत्ता के लिए आया है, डॉग के लिए आया है प्रोनाउन। और येल का मतलब होता है चिल्लाना। येल का मतलब होता है चिल्लाना। और कहता है कुत्ते ने चिल्लाया। हिंदी करने से इसका हमें ग्रामर का फॉर्मेशन नहीं पता चलेगा। हमें ग्रामर का नियम, जो ग्रामर का कानून बना है, उस कानून को पता करना पड़ेगा कि इसके साथ है क्या लफड़ा। अगर हम देखें तो एक मेरा फाइनाइट वर्ब यहाँ पे आया है और एक वर्ब यहाँ पे आया है। इस सेंटेंस में 2 वर्ब आया है, और अगर 2 वर्ब हो तो एक कंजंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो एक कंजंक्शन हमारा एंड आया है जो कि सही है। इस वर्ब को टारगेट करने वाला, इस वर्ब को चलाने वाला ये सब्जेक्ट है, और इस वर्ब को चलाने वाला सब्जेक्ट नहीं लिखा है और एंड से जोड़ा है। इसका मतलब है इस सब्जेक्ट को भी चलाने वाला यही है द नॉइज है। अगर इस सब्जेक्ट को चलाने वाला नॉइज नहीं होता, कोई और सब्जेक्ट होता, तो एंड के बाद उस सब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया जाता। अब सवाल है इसमें गलती क्या है। ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो कॉजेटिव वर्ब से लिया गया है। हाँ, इसको समझिएगा थोड़ा सा तो क्वेश्चन बन जाएगा। कॉजेटिव वर्ब, इससे क्वेश्चन लिया गया है। इस कॉजेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मेक आ सकता है, मेक्स आ सकता है, और मेड आ सकता है। तीनों में से कोई आ सकता है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, और V1 के बाद हमारा कंप्लीमेंट आएगा। कंप्लीमेंट, ऐसा सेंटेंस मिलेगा हमको।
और यहाँ पे यही V1 जो बेयर इन्फिनिटिव है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है, यही यहाँ पे मेरा कॉजेटिव वर्ब है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है इस कॉजेटिव वर्ब का। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है प्रेरणा देना, यानी कॉजेटिव वर्ब का मतलब प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जो प्रेरणा देने का काम करता है, जो प्रेरणा देने का काम करता है वो कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेक, मेक्स या मेड, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद V1 रहेगा, उसके बाद कंप्लीमेंट रहेगा। अब इस पर अगर हम एग्जाम्पल की एक छोटा सा बात करें तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने लिखा द पुलिस मेड थीव्स टू रन अवे। अब इसका जो मतलब हुआ प्रेरणा देगा, पुलिस क्या करेगा, प्रेरणा देगा ऑब्जेक्ट को यानी थीव्स को। पुलिस ने चोरों को क्या किया, भगवाया। पुलिस ने चोरों को भगवाया, ये नहीं कि मेड का मतलब बनाया या बनाता है, वो नहीं होता, प्रेरणा देता है, प्रेरणा। पुलिस ने चोरों को भगवाया। गलती यहाँ पे ये है कि हिंदी तो हमसे हो जा रहा है, लेकिन ग्रामर याद रखना पड़ेगा। इसका जो कानून बना है वो है कि टू नहीं रहेगा, वहाँ पे डायरेक्ट V1 आता है और वही कॉजेटिव वर्ब है। तो इसी हिसाब से अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो मेड आया है यानी मेड आया है, ऑब्जेक्ट थीव्स आया है, ऑब्जेक्ट इट आया है, इट का मतलब डॉग, डॉग आया है, और टू यल है यानी टू नहीं डायरेक्ट V1 चाहिए, डायरेक्ट V1 चाहिए, यानी कि ये वाला टू यहाँ डिस्टर्ब किया, केवल टू को हटा देना है तो ऑप्शन नंबर सी में एरर मेरा मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर सही हुआ है। तो ये कॉजेटिव वर्ब है। यहाँ पर वही बात हुआ है, द नॉइज मेड इट, यानी शोरगुल जो था वो कुत्ते को यल माने चिल्लाना, चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया, यानी कि आवाज़ जो था वही जो है कुत्ता को क्या किया, प्रेरित किया चिल्लाने के लिए, वही प्रेरणा दिया है। तो उम्मीद है इसमें अब किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। ठीक, चलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की अब हम बात करते हैं। आप लोग आंसर फटाफट भेजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे कि हमको पता है तो ABCD आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें भेज सकते हैं। 2 नंबर की अगर बात करें तो सबसे पहली बात है कि अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो एक वर्ब मेरा इज है, एक वर्ब मेरा आर है और एक वर्ब मेरा वाज है। इस सेंटेंस में कुल 3 वर्ब है और तीनों के तीनों फाइनाइट वर्ब है। और अगर एक सेंटेंस में 3 वर्ब आया है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 कंजंक्शन की आवश्यकता है। 2 वर्ब आता है तो 1 कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, 3 वर्ब है तो 2 कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जितना वर्ब हो उससे 1 कम कंजंक्शन चाहिए। 5 वर्ब है तो 4 कंजंक्शन चाहिए, और अगर एक ही वर्ब है तो कोई कंजंक्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। इस सेंटेंस में इज, आर, वाज 3 वर्ब आने के कारण हमें 2 कंजंक्शन पता करना पड़ेगा। पहला कंजंक्शन हमारा यहाँ पे दैट आया है, एक कंजंक्शन हो गया, एक कंजंक्शन की और ज़रूरत है और एक कंजंक्शन मेरा यहाँ पे दैट हो गया। लेकिन इस कंजंक्शन के बाद एक वर्ब आ रहा है, यानी कि ये मेरा कंजंक्शन के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका हिंदी यहाँ पे होगा जो, क्योंकि ये सब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और
इस इज अगर आया है तो इस इज का सब्जेक्ट कहाँ है? देयर। देयर इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हमारे अंग्रेजी साहित्य में दो प्रकार के इंट्रोडक्टरी पाए जाते हैं। एक इंट्रोडक्टरी का नाम है देयर और एक इंट्रोडक्टरी का नाम है इट। दो इंट्रोडक्टरी हमारे अंग्रेजी साहित्य में है जो केवल ये दोनों वाक्य का शुरू करता है, वाक्य का श्री गणेश करता है। ये सिंगुलर और प्लुरल क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं। ये सिंगुलर प्लुरल नहीं होता है, ये केवल वाक्य का शुरुआत करता है। देयर के साथ इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, लेकिन इट के साथ कुछ वर्ब बंधा हुआ है। इट के साथ आप इज लगा सकते हैं, इट के साथ आप वाज लगा सकते हैं और इट के साथ आप विल भी लगा सकते हैं। इट के साथ ज़्यादा वर्ब नहीं आता। इट के साथ सीधा कहने का मेरा मतलब है कि इट के साथ आप प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होता है और देयर के साथ सिंगुलर और प्लुरल दोनों आता है। अगर मैं कहूँ देयर इज ए किंग, यहाँ पे अगर इज आया है तो इस किंग के अनुसार आया है। इन्वर्सन का रूल लगता है, अगर सेंटेंस के शुरू में देयर आ जाए तो उल्टे का नियम लगता है। सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, जबकि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन अगर मैं फिर इसको अगर ऐसे लिखूँ देयर आर तो टू किंग्स, इसका मतलब हुआ ये किंग्स के अनुसार आर आया है। तो देयर के साथ इज भी, देयर के साथ आर भी। देयर यहाँ मेन मकसद मेरा नहीं है सब्जेक्ट पहचानना, मेरा सब्जेक्ट आगे किंग है और यहाँ पे किंग्स है। और अगर इट की बात करें तो हम लिख सकते हैं इट इज मंडे या इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, सोमवार है, जनवरी है। ये सब चीज़ जो है यानी कि हम प्राकृतिक क्रियाओं या प्राकृतिक घटनाओं के साथ हम आईटी इट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इट इंट्रोडक्टरी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का इस क्वेश्चन में मेरा एक ही मकसद है कि इस इज का सब्जेक्ट क्या है। इस इज का सब्जेक्ट जो है वो एग्रीमेंट है, क्योंकि आर्टिकल ए आया है, ये यहाँ पे जनरल जो है एडजेक्टिव का काम करने के लिए आया है। आर्टिकल ए लगा हुआ है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ले लिया, सही है। दैट कंजंक्शन है और उस दैट कंजंक्शन के बाद सम बिहेवियर्स से एक सेंटेंस की शुरुआत किया है। और यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको एक जानकारी होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा बीच में आता है और उसके पहले उसका एंटीसीडेंट आता है। एंटीसीडेंट मेरा बिहेवियर्स है और दैट अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है और इस दैट का सब्जेक्ट जो है आर है। तो पता करना पड़ेगा कि दैट सिंगुलर है कि प्लुरल है। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी जो भी होगा उसका डिसीजन करेगा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मेरा बिहेवियर्स प्लुरल है, इसका मतलब दैट हमारा प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल लिया, लेकिन सब्जेक्ट ये दैट ही है और इसका वर्ब आर है, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कंप्लीट। अब इस वाज है, इस वाज का सब्जेक्ट कहाँ है? तो इस वाज का सब्जेक्ट ये बिहेवियर्स है और बिहेवियर्स प्लुरल है, इस कारण से यहाँ पे वाज नहीं, यहाँ पे हमें वेयर करना होगा। अर्थात गलती जो निकला है वो बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। तो हमें उम्मीद है आपको 2 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या समस्या है। आंसर दीजिए आप लोग। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप अपना आंसर ज़रूर भेजें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी आप कर लीजिए, ताकि भविष्य में जितने भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
शी केप्ट थिंकिंग हाउ लकी सेरेना डैश। अब इस फिलर में आपको भरना है, कैन है, कुड बी है, इज है, सपोजेडली है। क्या कीजिएगा आप? सबसे पहली बात, हिंदी करने से तो बनेगा नहीं। सबसे पहली बात, इनवाइटेड कोमा के अंदर, इनवाइटेड कोमा के अंदर हमें यहां फिल करना है। और इनवाइटेड कोमा के अगर अंदर कोई चीज है तो वो डायरेक्ट नरेशन में है, डायरेक्ट में है। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो इनवाइटेड कोमा हट जाता है, तो वो डायरेक्ट हो जाता है मेरा। और इनडायरेक्ट में है तो हमें प्रेजेंट वर्ब चाहिए, प्रेजेंट वाला। कैन इसलिए नहीं क्योंकि इसके साथ तो V1 वगैरह है ही नहीं। कुड पास्ट हो रहा है, कुड भी सही हो सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा बेटर काम करेगा वो इज वाला, प्रेजेंट वाला। क्योंकि ये ऐसा मत सोचना आपकी ये केप्ट है तो आगे भी पास्ट रख दो। भाई पास्ट अगर इधर है एक साइड तो दूसरे साइड पास्ट होता है, ये रूल है ग्रामर का। लेकिन उसके साथ शर्त है कि वो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो होता है उसमें। इसमें आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पे इज रखिएगा जिसका मीनिंग होगा, यानी कि सी थिंकिंग, सी केप्ट थिंकिंग, वो विचार कर रही थी कि सेरेना कितना लकी है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्य से बोल रही थी सेरेना कितना लकी है, यानी कि है प्रेजेंट की बात हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया मेरा। फिलर है हमारे पास, इस फिलर को देखते हैं। इस फिलर को भरने के लिए इस सेंटेंस का मीनिंग को समझना होगा कि ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। ये कोई ग्रामर का रोल नहीं है। देखते हैं। फेथ इज द ओनली पावर। फेथ का मतलब होता है विश्वास। विश्वास जो है वो कहता है केवल ताकत है। और दैट के बाद आप अभी अभी देखिए आया था मेरा क्वेश्चन 2 नंबर में, दैट के बाद एक वर्ब आ रहा है, यानी दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो, जिसका हिंदी क्या होगा जो। कहता है फेथ केवल वो पावर है जो कैन इंस्पायर, जो प्रेरित कर सकता है ए ह्यूमन बीइंग, मानव जाति को। कहता है विश्वास वो शक्ति है, विश्वास वो ताकत है जो मानव जाति को प्रेरित कर सकता है। हु इज इन डैश, हु यहाँ क्या है तो मानव जाति है, एंटीसीडेंट इसका, बीइंग है, इज आया है, यानी मानव जाति ही क्या है, हु है। कहता है मानव जाति, कहता है कि विश्वास एक वो ताकत है, वो शक्ति है जो मानव जाति को प्रेरित कर सकता है। और वो मानव जाति को कब प्रेरित करेगा तो कहता है जब मानव जाति इज इन डैश, क्या चीज में हो, जब मानव जाति निराशा में हो। जब कोई निराशा में हो तो उसमें कहता है विश्वास है एक ऐसा चीज जो आपको प्रेरणा देकर इस निराशा से आगे निकाल सकता है। डिस्पेयर, क्लियर है। और ग्लेयर का मतलब होता है अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी। फ्लेयर का मतलब होता है आकर्षक गुण, कोई अच्छा गुण। और स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। स्टेयर का मतलब सीढ़ी। तो आंसर मेरा 4 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन हो गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग हमें दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेस साइनोनिम, समानार्थक शब्द। इस वर्ड का जो मतलब होता है वही इन 4 ऑप्शन में से भी कोई एक ऐसा वर्ड है जो इसी का मतलब वाला सेम है, उसी को हमें सेलेक्ट करना है। इनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण। रहस्यपूर्ण का मतलब या रहस्यमय होता है गुप्त बातें, छुपी हुई बातें। और माइस्टेरियस का मतलब भी होता है
रहस्यपूर्ण या रहस्यमय। नॉन का मतलब आपको पता होगा, जानना, नो से बना है। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, और प्लेन का मतलब भी होता है स्पष्ट। यानी कि स्पष्ट, स्पष्ट, रहस्यपूर्ण, नॉन, जानना, यानी कि रहस्यपूर्ण का आंसर रहस्यपूर्ण, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। डिक्लेंशन का मतलब होता है अवनति। अवनति एक वर्ड है हिंदी का जो उन्नति का अपोजिट है। अवनति या फिर कम होना, पतन होना, पतन होना। और ये डीके इसका सही होगा। डीके का मतलब भी होता है अवनति, अवनति या पतन। डिसीजन का मतलब निर्णय होता है, और इंक्रीज का मतलब सबको पता होगा बढ़ना होता है। और इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार। यानी कि 6 नंबर का जो आंसर मेरा हुआ है वो ए नंबर हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। आपको वर्ड को देखते जाना है। जितना वर्ड आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेहतर और फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। 7 नंबर में क्या है इसको देखना है। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपोजिट, यानी कि इसका उल्टा शब्द इस 4 ऑप्शन में कौन सा है उसको पता करना है। लिखा हुआ है फ्रीटर। फ्रीटर का मतलब होता है नष्ट करना या बर्बाद करना, नष्ट करना या बर्बाद करना। ब्लो का मतलब होता है घूसा या प्रहार। जब आप किसी के साथ फैटम फैटी करते हैं तो घूसा या प्रहार करते हैं। ड्विंडल का मतलब भी होता है पतन होना या धीरे धीरे क्षय होना। धीरे धीरे क्षय होना, धीरे धीरे समाप्त होना, यानी पतन होना, कम होना। सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना या सुरक्षित रखना। आप अपने मोबाइल में किसी के नंबर को सेव कर लेते हैं, मतलब उसे सुरक्षित रख लेते हैं। डिसिपेट का मतलब भी होता है नष्ट करना, नष्ट करना या बर्बाद करना, या बर्बाद करना। तो बर्बाद करना का बर्बाद करना हमको नहीं मैच करना है, वो तो सेम हो जाएगा। हमको अपोजिट चाहिए। नष्ट करना, बर्बाद करना का सुरक्षित रखना, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? 4 हो जाएगा। चलिए इस वर्ड को देखिए, नंबर 8 नंबर वाले वर्ड को देखिए। मेलैंकली का मतलब होता है उदास। उदास का उल्टा चाहिए हमें खुशी वाला वर्ड, क्या होगा? चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है खुशी, आंसर डी। डिस्ट्रॉयड का मतलब वही होता है जो डिसिपेट का होता है, जो फ्रीटर का होता है। डिस्ट्रॉयड का मतलब भी नष्ट करना या बर्बाद करना। लो का मतलब कम होता है, और मूडी का मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, जिसका मूड खराब हो। यानी कि चीयरफुल का अपोजिट है मूडी। तो यानी कि 8 नंबर का जो हमारा आंसर निकला वो हो गया डी नंबर। अब हम 9 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ गया है। PQRS है, 4 ऑप्शन है। सेंटेंस को किस तरह से अरेंज करना है कीजिए, आंसर दीजिए। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें 2-3 चीज बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर हम देखें तो एक वर्ब यहाँ पे आया हुआ है सजेस्ट,
और दैट एक कंजंक्शन है, एक वर्ब है और एक कंजंक्शन आया है। और अगर ये कंजंक्शन आया है तो इसके बाद जो आएगा एक सेंटेंस आना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस आएगा। और यहां पे वर्ब अगर आया है तो इसका सब्जेक्ट कहां गया, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ऑफ आया है तो इसके बाद तो एक नाउन चाहिए ही चाहिए, एक नाउन चाहिए। सबसे पहले बात, अगर हम पी को ले ले तो क्या मेरा पोजीशन होगा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स द आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, विचारधारा। आधुनिक इकोनॉमिक्स का जो विचारधारा है वो सजेस्ट करता है, वो हमें बताता है कि, क्या बताता है। अब उस दैट के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, जिसका सब्जेक्ट हमें यहाँ है प्रोग्रेस, वर्ब यहाँ पे हैज यील्डेड, और ऑब्जेक्ट हमारा इसके साथ दो को जोड़ के बनाया गया है, इनहांस्ड सेटिस्फेक्शन एंड वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब होता है भलाई, कल्याणकारी, फायदा। और इनहांस्ड सेटिस्फेक्शन का मतलब अति संतुष्टि, इनहांस्ड का मतलब बहुत ज़्यादा संतुष्टि। अगर इस सेंटेंस का मीनिंग की बात करें तो आधुनिक भारत का जो आधुनिक इकोनॉमिक्स की जो विचारधारा है वो सजेस्ट करता है, हमें सलाह देता है, हमें बताता है कि भौतिक प्रगति हैज यील्डेड, भौतिक प्रगति जो हुआ है वो हमें उपलब्ध कराता है बहुत अधिक संतुष्टि, और हमें हमारी खुशहाली, हमारी भलाई को, ये सब चीज़ों को बढ़ाता है। वो अति संतुष्ट कर रहा है, जितने भी आजकल मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा है, भौतिक वृद्धि हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी सुख सुविधाओं को प्रदान करता है। यानी कि हमारा सही जो होगा, सबसे पहला इस ऑफ के साथ पी को जोड़ा जाएगा, दैट के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस चाहिए, पी के बाद आर का आना जरूरी है। पी के साथ आर कहीं नहीं है, यहीं पर मिल रहा है हमको। यहाँ पे पी है तो आर है तो बीच में क्यू आ गया, पी आर साथ नहीं है कहीं भी। डी में है तो आर और पी उल्टा कर दिया है, पी और आर केवल मेरा इसी ऑप्शन में है, अर्थात मेरा सही कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा मेरा सही। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 वॉइस है। वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों से। अगर आप वॉइस नरेशन की क्वेश्चन को अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है, ये बहुत बड़ी आपकी लापरवाही है। वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए, सी थ्रू, ये मेरा V2 है और एक्टिव वॉइस है। याद रहे V2 जब जब आपको मिले तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमें वाज या वर प्लस V3 देना पड़ता है। ऐसा वर्ब को ऐसा में चेंज करना पड़ता है। यहाँ वाज का वाज तो लिखा है लेकिन यहाँ V2 ही लिखा है। भाई पैसिव वॉइस में V3 चाहिए, ये गलत। M कहाँ से आया, हमें वाज वेयर प्लस V3 चाहिए, M कहाँ से आया, ये ऑप्शन गलत। वाज आया है आई के अनुसार, यानी मी को आई बनाया है, आई के अनुसार वाज लगाया है, वाज के बाद थ्रोन, ये मेरा V3 भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर में आई वाज भी है, थ्रोन भी है, फिर भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाय हर गायब कर दिया। जो कि ये सी सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बनाना था बाय देकर, वो गायब कर दिया। याद रहे वॉइस में वर्ड को गायब नहीं किया जाता, वो जितना वर्ड लिखा है उसको लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए डी गलत, मेरा सटीक और सही सी नंबर मेरा ऑप्शन हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब जो हमारा क्वेश्चन है वो फिर आ गया है मेरा, ये क्वेश्चन नरेशन का बनाइए। ये सारे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपका ये सेट प्रैक्टिस जो है वो LDC का चल रहा है, ध्यान रहे। देखिए
वी साइलेंट आई सेड टू देम। कुछ नहीं किया है, ये उधर और ये इधर, यानी कि RS को पहले और RP को बाद में लिख दिया है। सॉरी, RV, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में और रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया और कुछ नहीं किया है। लेकिन हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को अगर देखें तो बी साइलेंट है, यानी कहने का मतलब ये जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो V1 से स्टार्ट हो रहा है, V1 से। याद रहे, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए V1 से अगर स्टार्ट हो तो उसके पहले हम 2+V1 देकर नरेशन बनाते हैं, 2+V1 से नरेशन को बनाते हैं। तो 2+V1 कहाँ मिलेगा हमें? सेड 2 है तो याद रहे 2 के, यानी कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया, इसलिए 2 को यहाँ पे लिखा गया है। सेड 2 को अगर लिखा गया है तो ये सेड 2 याद रहे बदलता है टोल्ड में। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अगर आपको सेड दिया जाए तो केवल सेड में ही बदलेगा। अगर आपके पास सेड 2 लिख दे तो उसको टोल्ड में बदल देना है। अगर आपके पास से लिख दे तो उसको से में ही बदला जाएगा। अगर आपके पास सेज लिख दे तो उसके सेज में ही बदला जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे से 2 लिख दे तो उसे टेल में बदला जाएगा, और अगर सेज 2 लिख दे तो उसे टेल्स में बदला जाएगा। यानी सेड 2 को टोल्ड में बदला जाएगा, तो टोल्ड में बदला जाएगा तो ये वाला सेड आया है, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला गलत, ये गलत, ये गलत, ये दोनों में से एक सही होना चाहिए। और हम बोले हैं अभी अभी कि 2 अगर V1 आ जाए तो 2+V1 से जोड़ना है, तो वो ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 में है। यहाँ तो ऑफ बीइंग कर दिया, यहाँ गलत हो गया। 1 नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो गया? सही हो गया। दोस्तों, अभी छठ पूजा का माहौल है, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा मिलेगी, बिहार में त्यौहार है, तो मैं आपसे एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जो बंदे शहर में हैं वो गांव ज़रूर आएँ, क्योंकि छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा फेस्टिवल है बिहार के लिए स्पेशल, कि लोग घर में आते हैं और अपने घर में फेस्टिवल को मनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बेहतर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। मैं जो बाहर हैं उन लोगों के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ, शहर में है शोर कितना, शहर से तुम दूर जाओ, 4 दिन की छुट्टियाँ लो और बाहर घूम आओ, बादलों को छूते पर्वत, झील, झरने और जंगल, इनके साए में भी अपनी ज़िंदगी के पल बिताओ। ज़िंदगी का नाम चलना और चलना ही नहीं है, बहते दरिया के किनारे बैठ थोड़ा मुस्कुराओ। चलिए अब हम फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। 4 वर्ड आपके पास दिया गया है। इन चारों वर्ड में से एक वर्ड जो है वो मेरा सही है और बाकी सब गलत है। जो वर्ड सही है उसी को हमें सेलेक्ट करना है। हमारा सही जो है वो C नंबर है, सर्जेंट। सर्जेंट का मतलब होता है पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सर्जेंट। एक वर्ड इसी से रिलेटेड आता है, सर्जन। देखिएगा, ये सर्जन जो शल्य चिकित्सक है, सर्जन डॉक्टर, वो सर्जन की बात नहीं हो रही है। ऐसा वर्ड भी आपको मिलेगा कभी कभी जो कंफ्यूज करेगा, लेकिन यहाँ पर सर्जेंट था यानी पुलिस अधिकारी। ऑप्शन नंबर C सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास एक क्लोज टेस्ट आया है। देखिए क्लोज टेस्ट, अगर हम इस क्लोज टेस्ट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्लोज टेस्ट अगर जब आ जाए, ऑप्शन को देखिएगा, ए है, एन है, इट है, वन है, ऑफ है, प्रीपोजिशन है, लॉजिक, लॉजिक्स, लॉजिकल, लॉजिकली, मतलब नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, यहाँ पर फिर नाउन है, जिरंड है, यहाँ पर वर्ब है, वहाँ नाउन है, यानी कि यहाँ पर नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अगर इस तरह का अगर आपके पास आता है ऑप्शन,
तो ऐसे क्लोज टेस्ट को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम में आपको ऐसे क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा फायदा देंगे, बेनिफिट देगा, टाइम का बेनिफिट। तुरंत आपको ऑप्शन देखना है और डायरेक्ट क्या करना है, आंसर को कलेक्ट कर लेना है। देखिएगा 13 नंबर की अगर बात करें तो वर्ड आया है अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, और ये अटेम्प्ट यहाँ पे नाउन है। इस नाउन को अगर आर्टिकल देना हो तो आप क्या दीजिएगा, एन। मेरा हो गया सही। दूसरा नंबर, अगर 14 नंबर की बात करें तो एक प्रीपोजिशन भरना है और ऑफ है, ऑफ है, फॉर है, फ्रॉम है। अब मीनिंग थोड़ा सा निकालना है हमको। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल नेशंस, ऑल नेशंस, सभी राष्ट्र की जो कला है, सभी राष्ट्र की कला, और डैश और बेसिस लिखा आधार, सभी राष्ट्र की कला की जो आधार है, यानी यहां पर भी बेसिस ऑफ। तो कितना नंबर सही, 1 नंबर। 15 नंबर की अगर बात करें तो देखिएगा यहां पे मेथड आया है और मेथड हमारा नाउन है। और आपको एक चीज पता होगा कि अगर आप नाउन लिखते हैं तो नाउन के पहले एक एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव में से पता करना है। लॉजिक तो वर्ब है, लॉजिक्स एस लगा दिया है उसमें, और ये लॉजिकल, यही एडजेक्टिव है, ये लॉजिकली तो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो लॉजिकली हमारा एडजेक्टिव है और 15 नंबर में नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए और एडजेक्टिव मेरा सी नंबर में है। 16 नंबर देखिएगा, दा आया है आर्टिकल। आर्टिकल दा जब भी लगेगा तो नाउन में लगेगा। आर्टिकल अगर बना है तो केवल और केवल नाउन के लिए बना है, तो नाउन जो है हमारा यहाँ पे आना चाहिए। अब ऑप्शन में देखेंगे नाउन कहाँ है, कन्फ्यूज वर्ब, कन्फ्यूज्ड वर्ब, कन्फ्यूजिंग जीरंड, आप इसको लगाओ कन्फ्यूजन, यानी कि डी नंबर मेरा सही। 17 नंबर की अगर बात करें तो दीज आया है, दीज आया है, और इस दीज के बाद एक नाउन चाहिए, जो कि नाउन मेरा क्वालिटीज आया हुआ है प्लुरल। अब दीज आया है, नाउन आया है, अब बीच में कौन आ सकता है, केवल और केवल एडजेक्टिव ही तो आ सकता है। और एडजेक्टिव लाने के लिए हमें इस ऑप्शन में पता करना पड़ेगा कि एडजेक्टिव कहाँ पर है। डिफरेंस हमारा नाउन है, डिफरेंसेज प्लुरल नाउन है, डिफरेंटली एडवर्ब है, और ये डिफरेंट हमारा क्या है, यही एडजेक्टिव है। तो हमारा ये सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है तो ये बहुत कम समय में आपसे बनेगा, और एलडीसी में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड बेसिस पे एकदम इजी कर दिया गया है क्लोज टेस्ट को। अगर इस तरह का क्लोज टेस्ट का अगर प्रैक्टिस आप 10-15 क्लोज टेस्ट कर लेते हैं या 10-15 सेट कर लेते हैं तो ऐसा क्लोज टेस्ट आपसे बनने लगेगा। बस ग्रामर का रूल था और कुछ नहीं था। अब इसको पढ़ के समझ के बनाने से कोई फायदा नहीं है। मीनिंग से पता नहीं चलेगा, हिंदी मीनिंग से पता नहीं चलेगा क्या भरना है। यह ग्रामेटिकली का रूल था, ग्रामर का कानून था, उसी के अनुसार ये बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या आया हमारे पास। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज है, फ्रेज का क्वेश्चन है, मुहावरा का क्वेश्चन है, इसको पता करना होगा। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। हमने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी को भी हमने देखा है, फ्रेज उसको याद है फिर भी ऑप्शन सेलेक्ट करने में मिस कर जाता है। फ्रेज का हिंदी याद है लेकिन ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पाता। उसका यही कारण है कि उन लोगों को एक लाइन पढ़ के समझने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब होता है औकात या जरूरत से अधिक काम हाथ में ले लेना। औकात या जरूरत से अधिक काम हाथ में ले लेना। हाथ में लेना, औकात या जरूरत से अधिक काम हाथ में लेना। और अब अगर इसका ऑप्शन खोजें कि औकात या ज़रूरत से अधिक काम हाथ में लेना, ऐसा ही हमको मीनिंग चाहिए इस चारों में से, तो कहाँ मिलेगा? अगर हम 1 नंबर ऑप्शन की बात करें तो ए वोरासियस पर्सन, वोरासियस का मतलब भुक्खड़ व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है,
बहुत ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति, हु इट्स जो खाता है, विथ बिग मोर्सल्स। मोर्सल्स का मतलब होता है निवाला। निवाला का मतलब होता है कोर, जो बड़का बड़का कोर बना के खाता है भुक्खड़ व्यक्ति। तो कहता है एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा बड़ा कोर खाता है, तो वो वाला तो नहीं है मीनिंग। यहाँ तो हमें मीनिंग चाहिए औकात या ज़रूरत से अधिक काम हाथ में लेने वाला। बी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। इट इज़ नॉट गुड मैनर्स टू होग। होग का यहाँ भी होग का मतलब होता है निवाला, बड़ा बड़ा कोर। यानी कि कहता है इट इज़ नॉट गुड मैनर, इट इज़ नॉट गुड मैनर, यह अच्छा व्यवहार नहीं है टू होग फूड, यानी बड़ा बड़ा निवाला या जल्दी जल्दी खाना अच्छा व्यवहार नहीं बताता है। कब? जब व्हेन यू आर इन ए सोशल सिटिंग, जब आप समाज में बैठे हैं, जब 10-5 लोगों के बीच में अगर आप बैठे हैं, तो उस कंडीशन में आप हपा हप बड़का बड़का कोर खाना ये अच्छी आदत को, ये अच्छी व्यवहार को नहीं बताता है। यानी कि ऐसी बात हमें नहीं करनी है, हमें तो बात करनी है औकात या ज़रूरत से अधिक काम हाथ में लेने वाला। यानी ये भी गलत, ये भी गलत। सी नंबर पढ़ते हैं। ए कमिटमेंट इज ए कमिटमेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू कैन डू इट और नॉट। कहता है ये होता है कमिटमेंट का मतलब वचन, बद्धता या वचन या दायित्व, या दायित्व भी इसको हम बोल सकते हैं। कहता है दायित्व जो होता है वो एक दायित्व होता है, आप उसे पूरा कीजिए या ना कीजिए, वो दायित्व है। हमें ऐसी बात नहीं करनी है, हमें तो बात करनी है औकात या ज़रूरत से अधिक काम हाथ में लेना, यानी ये भी गलत। टेक ऑन ए कमिटमेंट, यही है कमिटमेंट का मतलब दायित्व। टेक मने लेना, टेक ऑन ए कमिटमेंट कहता है दायित्व को ले लेना। वन कैन नॉट फुलफिल, जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। एक ऐसा कमिटमेंट, एक ऐसा भार, एक ऐसा दायित्व अपने ऊपर ले लेना जिसे आप पूरा ही नहीं कर सकते, इसके से साफ जाहिर होता है कि आपकी औकात नहीं थी लेने की, आप ज़रूरत से ज़्यादा काम ले लिए हैं, इसलिए आप इसे पूरा नहीं कर सकते। यानी कितना नंबर ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। एक और फ्रेज है मेरा 19, इसको देखिए। ए फूल्स पैराडाइज, देखिए क्या एरर है। ए फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है हकीकत से परे चीजों का आनंद लेना। मतलब हकीकत आपको नहीं पता है, हकीकत आपको नहीं पता है और आप उसका आनंद ले रहे हैं। हकीकत से परे, हकीकत की जानकारी आपको नहीं है और उसका आप आनंद ले रहे हैं। ए फूल्स पैराडाइज का मतलब हकीकत से परे चीज़ों का आनंद लेना। एक नंबर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एन एवरेज पर्सन अपीयर्स स्मार्ट इन कंपनी ऑफ फूल्स। याद रहे फूल हमारा नाउन है और फुल्लिस हमारा एडजेक्टिव है, इसीलिए फूल का प्लूरल बना दिया है। बोल रहा है कि मूर्खों की टोली में, कंपनी का मतलब साथी संगति टोली, मूर्खों की टोली में कहता है एन एवरेज पर्सन, अधिकांशतः लोग जो होते हैं ना वो स्मार्ट दिखते हैं मूर्खों की टोली में। जिसे बताया गया होगा कि अंधरा में काना राजा है, सब लोग आंधर है तो को काना है तो उसी को राजा बना दिया गया है। वही बात है, मूर्खों की टोली में अधिकांशतः लोग स्मार्ट लगते हैं, स्मार्ट प्रतीत होते हैं। तो एक नंबर ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, हमें तो चाहिए हकीकत से परे चीज़ों का आनंद लेना। बी नंबर की बात करें तो ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सन्स, कहता है ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, कहता है खुशहाली की स्थिति, बेस्ड ऑन जो आधारित है क्या चीज़ पे, ए पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। एक व्यक्ति जो समस्या में है, एक व्यक्ति जो पोटेंशियल ट्रबल में है और पर्सन्स नॉट नोइंग, और उस व्यक्ति के बारे में हमको पता नहीं, और हम क्या कर रहे हैं ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, और उस खुशहाली की स्थिति को बता रहा है।
कि एक व्यक्ति जिसके बारे में हमको पता नहीं कि उसकी समस्या क्या है और उस पर हम खुशहाली का आनंद ले रहे हैं, यानी हकीकत नहीं पता हमको, इसीलिए आनंद ले रहे हैं। यानी कि मेरा सटीक जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। सी नंबर की अगर बात करें तो ए पैराडाइज इज रूइंड व्हेन फूल्स इंटर इट, कहता है पैराडाइज का मतलब एक स्वर्ग होता है। एक स्वर्ग इज रूइंड, एक स्वर्ग को बर्बाद कर दिया जाता है। स्वर्ग को, अच्छे जगह को, खुशनुमा जगह को बर्बाद कर दिया जाता है जब फूल्स इंटर इट, जब मूर्ख उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो खुशनुमा संसार बर्बाद हो जाता है। ये भी नहीं, मेरा बी नंबर आंसर निकला। डी नंबर की अगर बात करें तो प्रिटेंडिंग दैट, बहाना बनाना कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्हेन एक्चुअली, लेकिन वास्तव में ऑल इज बीइंग लॉस्ट, जबकि सब खराब हो रहा है। लोग बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं कि आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है कि वो सब खराब हो रहा है। वो बहाना बना देते हैं, दिखावा कर देते हैं। खैर जो हो, हमारा ऑप्शन कितना सही हुआ? बी नंबर सही हुआ। चलिए हम कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 21 तक, यानी इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये है सब्स्टिट्यूशन का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के बदले हमें एक शब्द में उत्तर देना होगा। यानी कि एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अनेक शब्द हैं इसमें, और इन 11 शब्द मिलके जो सेंस दिया है वो सेंस हमें इन चारों में से एक ही वर्ड दे देगा। इसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। देखिएगा लिखा है द क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। और बैंड का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप होता है। बाय द स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, सरकार। देखिएगा क्या कह रहा है इस सेंटेंस में, समझिएगा बात को। लिखता है द क्लैंडेस्टीन, कॉपी, गैर कानूनी चीज़ों का नकल करना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, और साहित्य को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, साहित्य को एक जगह से दूसरे जगह दूसरे लोगों को देना, बांटना। बेंड बाय द स्टेट, जो सरकार ने जिसको बेन कर दिया है, औसा साहित्य, औसी चीज़ें जिसको सरकार ने बेन कर दिया है, रोक लगा दिया है, और उसी चीज़ों को अगर आप गैर कानूनी ढंग से नकल करके उसे आप प्रकाशित करके बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? एक वर्ड में जवाब देना है। तो उसी चीज़ें जिसको सरकार बैन कर देता है और गैर कानूनी ढंग से अगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसे सेमिजडेट कहा जाता है, सेमिजडेट कहा जाता है। इस वर्ड को याद रखना होगा, वर्ड याद रखना होगा, ये याद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। देखिएगा, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बेशर्म, और ब्रेजन का मतलब भी होता है बेशर्म, और वांटन का मतलब होता है बिना कारण किसी को हानि पहुंचाना, बिना कारण किसी को हानि पहुंचाना, बिना कारण किसी को हानि पहुंचाना, वांटन। यानी कि ये हमारा कंप्लीट। इसमें एक क्वेश्चन और है 21, उसको भी अभी हम देखेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन ही है। 21 को हमें देखना है अभी। चलिए 21 की बात करते हैं। देखिएगा, द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी और कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, फर्म एविडेंस,
फर्म का मतलब यहाँ पे ठोस, और एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ठोस सबूत, कोई अच्छा सबूत। कंजक्चर का मतलब होता है बिना प्रमाण के अनुमान लगाना, बिना प्रमाण के अनुमान लगाना, बिना प्रमाण के अनुमान लगाना। देखिएगा, द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी और कंजक्चर विदाउट फॉर्म एविडेंस, कहता है बिना प्रमाण के, बिना सबूत के, बिना ठोस सबूत के, विदाउट फॉर्म एविडेंस, बिना ठोस सबूत के अनुमान लगाना। क्या चीज़ पे? फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी, किसी भी सिद्धांत पे, किसी भी तथ्य पे बिना सबूत के आप क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्पेकुलेशन कहा जाता है, उसे स्पेकुलेशन कहा जाता है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है बिना सबूत के, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के किसी तथ्य पर हम अनुमान लगाते हैं, उसे हम स्पेकुलेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन, सत्यापन। एटेस्टेशन का मतलब भी होता है सत्यापन, और सब्सटेंटेशन का मतलब होता है पुष्टि या प्रमाणीकरण। पुष्टि बोलिए या प्रमाणीकरण बोलिए, पुष्टि या प्रमाणीकरण। तो ये हमारा हो गया 21 समाप्त। अब 22 की बात कर लेते हैं। 22 हमें 25 क्वेश्चन करना है। अब मेरा वक्त हो चला है, अब हम 23 पे आ गए हैं। अच्छा, 22 पे आ गए हैं, अब इसे कर लेंगे, 3 क्वेश्चन और होगा। देखिए, समझिएगा, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट का, यानी ब्रैकेट पार्ट में कुछ गलती है। गलती कहीं नहीं है, ब्रैकेट पार्ट में गलती है, इस ब्रैकेट में गलती है। इस ब्रैकेट में क्या गलती है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को फिट कर दें, रख दें कि सही हो जाएगा। और अगर लगता है कि यही सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट में टिक कर लेंगे, तो आप नो इम्प्रूवमेंट में टिक कर लेंगे। क्या लगता है गलती है आपको? सोचिए। पीपुल हैव गोट सो एडिक्ट टू देयर वर्चुअल लाइफ। वर्चुअल लाइफ का मतलब होता है कंप्यूटर कृत दुनिया, सोशल मीडिया वाला दुनिया। मेरा वास्तविक लाइफ नहीं, काल्पनिक दुनिया। हम फिल्म देखते हैं तो लगता है कि आज सन्नी देओल तो फट चला दिया, मार दिया, उतना मार खा गया। वो काल्पनिक दुनिया है मेरे लिए, वो रियलिटी नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, वो वर्चुअल है मेरे लिए, वर्चुअल। यानी कि हमें मशीनरी की दुनिया से अगर निकलते हैं तो हमारा रियलिटी लाइफ होता है। हम जो कुछ भी टीवी पे देखते हैं, जो कुछ भी, वो रियल नहीं, वो वर्चुअल है। तो कह रहा है कि पीपुल हैव गोट सो एडिक्ट, कहता है लोग इतना वर्चुअल लाइफ से, अपने वर्चुअल लाइफ में इतना आदी हो गया है, लोग इतना आदी हो गया है कि दे फॉरगेट। आदमी बोला जा रहा है, आजकल के आदमी मशीनरी से या वर्चुअल लाइफ से इतना लत लग गया है उसका कि दे फॉरगेट, कि वो भूल जाते हैं कि देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लास्टिक बॉक्स। वो प्लास्टिक बॉक्स कहने का मतलब है इमेजिनरी दुनिया के सामने वो बैठे रहते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि उसकी तुलना में उससे कहीं अधिक उनका जीवन इंपॉर्टेंट है, उनका जीवन इंपॉर्टेंट है। सोचिए, हिंदी मीनिंग कर लेने से ग्रामर का क्वेश्चन नहीं बन जाता। हमने कई बार कहा है आपको, क्वेश्चन ग्रामर का बनाने के लिए ग्रामर का जो सिद्धांत है, ग्रामर का जो कानून बनाया गया है, नियम बनाया गया है, रूल बनाया गया है, उसको अपनाना ही होगा। हिंदी करने से तो गलत सेंटेंस का भी हिंदी हम कर लेते हैं। देखिएगा, याद रहे, सो किसी भी सेंटेंस में अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, और अकेले अगर आता है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अंत में रहेगा। जैसे यू आर सो इंटेलिजेंट, मतलब तुम इतना तेज हो, और अंत में एक्सक्लामेशन का चिन्ह रहेगा, तभी सो आ सकता है। सो अकेले नहीं आएगा, अगर सो आया है तो आगे दैट आएगा,
आगे दैट आएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो सो के साथ अगर दैट आता है तो उसके साथ भी कुछ शर्त है। जैसे देखिएगा, अगर आप सो लगाते हैं तो एडजेक्टिव लिखिए, एडवर्ब लिखिए, उसके बाद दैट लिखिए, उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस लिखिए। और सो अगर लिखे हैं तो यहां पे एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए और दैट एक चाहिए। अब सवाल है कि अगर हम यहां पे सो लिखे हैं तो यहां पे एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि मेरा दैट आगे आया हुआ है। क्या एडिक्ट एडजेक्टिव है? नहीं, एडिक्ट मेरा वर्ब है, हमको एडजेक्टिव चाहिए। और एडिक्ट का जो एडजेक्टिव होगा वो एडिक्टेड होगा, एडिक्टेड। और एडिक्टेड जब होगा तो पीपुल है तो हैव तो रहेगा ही रहेगा, एडिक्टिंग नहीं, एडिक्टेड यहाँ भी। या तो ऑप्शन ये सही, नहीं तो ये सही। हैज नहीं होगा क्योंकि पीपुल है तो हैव ही होगा, इसलिए सी नंबर वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? जैसे अगर हम लिखें आई एम टायर्ड, तो टायर्ड है भी3 नहीं, एडजेक्टिव है, मैं थका हुआ हूं। आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हूं। यू आर सरप्राइज्ड, तुम आश्चर्यचकित हो। ये सब एडजेक्टिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, यानी कि 23 पे अब हम बात करेंगे। चलिए 23 मेरा आ गया है। ये भी मेरा इम्प्रूवमेंट है, ये भी मेरा इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एलडीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इम्प्रूवमेंट में तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया ही जाता है, और इम्प्रूवमेंट बहुत आसान मिलेगा आपको एलडीसी में, बहुत आसान। ब्रैकेट में लिखा है हैड और उसके बाद लिखा है गिव। सोचिए, अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पढ़े हैं क्या? आज तक ग्रामर की दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। हैड अगर आप लगाते हैं, या फिर आप हैज लगाते हैं, या फिर आप हैव लगाते हैं, तो इन तीनों के बाद आपको भी3 देना होता है। तो गिव नहीं, गिवेन होना चाहिए। और अगर आप गिव रखना चाहते हैं तो उसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, या तो हैड रखिए, हैज रखिए, हैव रखिए, और इसके बाद 2 + V1 रखिए, जो कि फ्यूचर बताएगा। यू आर टू गो, आर के साथ भी, या फिर यू हैव टू गो। आर बोलेगा, जिसे अगर मैं इसमें कर दूं, थोड़ा इसको भी देख लीजिए आप, इज जो भी है ये सब के साथ, वाज वेयर के साथ भी। अगर हम 2 + V1 रख लें तो अगर मैं बोलूं ही इज टू गो, वह जाने वाला है, फ्यूचर बताया। और अगर मैं बोलूं ही हैज टू गो, मजबूरी दर्शाएगा, उसे जाना पड़ेगा, मजबूरी को दर्शाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास आता नहीं है, कभी होता नहीं है ग्रामर में। इसीलिए दूसरी बात है, ड्यूरिंग से लेके डिकेड तक ये तो टाइम है, मेरा सब्जेक्ट तो ये टाइपराइटर्स है। और टाइपराइटर्स आदमी नहीं होता, टाइपराइटर्स व्यक्ति है, सॉरी टाइपराइटर्स वस्तु है, वस्तु। वो टंकन करने वाला मशीन का नाम टाइपराइटर्स है। अगर आदमी कोई टाइपिंग करता है तो उसको टाइपिस्ट बोला जाता है, टाइपिस्ट। हम जानते हैं कि ER लगाने से बन जाता है नाउन, टीच में लगाओ तो टीचर बन गया, और अगर हम कुक में लगाओ तो कुकर बन गया। लेकिन टीच में हमने टीचर बनाया तो आदमी का बोध हुआ, और कुक में हमने कुकर लगाया तो कुकर वस्तु हो गया, कुकर आदमी नहीं हुआ। उसी प्रकार टाइपराइटर्स की बात हुई है तो टंकन करने वाला मशीन की बात है। और
गिव वे टू का मतलब होता है किसी का स्थान को अपना लेना, किसी के स्थान को ग्रहण कर लेना, किसी के स्थान को हथिया लेना। गिव वे टू का मतलब होता है किसी के स्थान को हथिया लेना। कह रहा है लास्ट डिकेड ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, कह रहा है पिछले कुछ दशकों के दौरान ये देखा गया है कि टाइपराइटर्स जो टंकन करने वाला मशीन है उसकी जगह को कौन हथिया लिया है? कंप्यूटर्स हथिया लिया है। अब टंकन करने वाला मशीन कम मिलता है और अब कंप्यूटर कृत ज़्यादा मिलता है। तो गलती कहाँ था मेरा? हेड के बाद गिवेन चाहिए, और गिवेन जब चाहिए तो हेड नहीं कहीं है तो मारो गोली। हैव गिव तो होगा नहीं, V2 ये स्ट्रक्चर होवे नहीं करता ऐसा ग्रामर में। इज गिविंग कैसे दे दे हम? वहाँ टाइप राइटर्स प्लुरल है, प्लुरल वर्ब चाहिए तो हैव और गिवेन, सी नंबर वाला ही मेरा सही होगा। अब एक दो क्वेश्चन और मेरा बचेगा, उसको देखिए थोड़ा। 24 और 25 हम देखेंगे, फिर आज का समय समाप्त होगा हमारा। चलिए देखिएगा, अरेंजमेंट PQRS अरेंज करना है आपको। लीडर्स सब्जेक्ट है, वर्ब है असर, यानी कि ये प्लुरल तो ये भी प्लुरल, जिसका मतलब होता है शुरू करना। और एक बात आप याद रखेंगे, असर इन समथिंग, असर के साथ आपको इन लगाना होगा, जो कि बी नंबर हमारा पहला होगा। दूसरी बात, यहाँ पे कोमा आया है, कोमा के बाद विषय रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद एक वर्ब चाहिए, और वो वर्ब ये चेंज के अनुसार चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हमें क्रिएट्स देना होगा विच के बाद। तो बी के बाद ए तो पक्का होगा, और बी के बाद जब ए होगा तो सी को अब हम लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये एज लाइक के जैसा है। बस अंतर इतना होता है कि अगर लाइक लिखते हैं तो इसके बाद ऑब्जेक्ट देके वाक्य को समाप्त कर दिया जाता है, और एज लिखते हैं तो सब्जेक्ट के साथ इसका एक वर्ब देके समाप्त किया जाता है। स्टेटस क्यू, जिसका मतलब होता है वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति या यथास्थिति। स्टेटस क्यू का मतलब वर्तमान स्थिति या यथास्थिति। इस सेंटेंस का अगर मीनिंग पता करें तो सबसे पहली बात, लीडर्स असर है, कंप्लीट है, इन आएगा तो बी पहला होगा, और बी जब है तो बी के बाद ए तो पक्का होगा, और बी के बाद जब ए हो ही गया पक्का तो सी को तो लास्ट में जाना ही पड़ेगा, BAC, यानी सी नंबर ऑप्शन मेरा। ये ग्रामर से बन जाता है। दूसरी बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लीडर्स ने, जो नेता लोग था, वो शुरू करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, संगठनात्मक प्रक्रिया, संगठनात्मक परिवर्तन को वो क्या करते हैं? शुरू करते हैं। और वो जो संगठनात्मक परिवर्तन जो शुरू करते हैं वो क्या करता है? क्रिएट्स ए नेचुरल टेंशन। वो नेचुरल टेंशन को क्या करता है? वो क्रिएट करता है, बनाता है। कहता है जैसे द स्टेटस क्यू फाइट्स बैक, जैसे लगता है कि वर्तमान स्थिति में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल देने का प्रस्तुत किया है, एग्जाम्पल देने का काम किया है, यानी ग्रामेटिकली मेरा जो बना वो सी नंबर बन गया है 24। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 25 का। 25 देखिएगा, कुछ नहीं है, बहुत सी साधारण सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। 4 वर्ड है, इन चारों वर्ड में से 3 वर्ड गलत है और 1 वर्ड सही है। जो सही है उसी को सेलेक्ट करना है। अगर इसकी सेलेक्ट करने की बात करें तो इफ्यूजिवली है तो ठीक, डबल एफ तो रहेगा, लेकिन जेड नहीं, एस चाहिए, एस। एक एफ है, गलत हो गया, 1 एफ है, गलत हो गया, डबल एफ और एस, यानी कि बी नंबर वाला सही। इफ्यूजिवली का मतलब होता है किसी के भावना को, किसी के भावना को
स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, यानी कि बी नंबर मेरा ऑप्शन सही हो गया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 5 महीना भी आपके पास वक्त है और एलडीसी के एग्ज़ाम आपके सामने तैयार खड़ा है। आप पूरे मेहनत से जी जान से तैयारी कीजिए और जहाँ तक हो आप हमसे मदद ले सकते हैं। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।